नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। मिशन राजस्थान 25 में फेल हुई राजस्थान भाजपा लोकसभा चुनावों में हुई हार पर मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी 25 में से केवल 14 सीटों पर ही जीत दर्ज करा सकी है। लिहाजा पार्टी अब इन 11 सीटों के हार के कारणों में बीते 2 दिनों से मंथन कर रही है। शनिवार को दिन भर पार्टी मुख्यालय पर मैराथन बैठक का दौर चला। पहले दौर की मंथन बैठक में 7 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। आज शेष 4 सीटों की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के निमित्त सारे जो लोगों के साथ बैठा हुआ छोड़ दो और निश्चित रूप से जहाँ होता है बातचीत भी होती है और आगामी कार्यक्रमों को लेकर 21 तारीख को योग दिवस, 22 तारीख को सुंदर सिंह की भंडारी, 23 तारीख को डॉक्टर श्याम प्रसाद, 25 तारीख को आपातकाल, मन की बात का कार्यक्रम, 6 जुलाई को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती, ऐसे अनेक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा आज लगभग पूरा दिन और कल भी करता हार की समीक्षा को लेकर क्या मोटा वैसे में हार की समीक्षा की है, क्या कोई एक रीजन निकला या अलग अलग लोकसभा में अलग अलग कारण सामने आए? देखिए, विषयों को लेकर बातचीत हुई, सिर्फ चुनाव को लेकर नहीं, आगामी कार्यक्रम और आगामी योजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई है। तो निश्चित रूप से जो भी अमृत मंथन निकलेगा उसका आपके कितनी सीटों को लेकर सीटें कितनी सच आज कई लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठना हुआ, कई के साथ किरोड़ी जी में आए, इसमें चर्चा हुई। कौन सी सीटों पर व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाए, कुछ लोग बाहर थे। राजस्थान के नागौर से भाजपा प्रत्याशी रही ज्योति मिर्धा शनिवार को आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को चुनौती देते हुए बोली कि वे अब तक घालमेल और बेसाखियों की राजनीति करते आए हैं। दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा। ज्योति मिर्धा ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों परिणामों की समीक्षा को लेकर बैठक होनी चाहिए। बैठक में चर्चा होती है तो खामियों का पता लगता है और भविष्य में उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो उस पर निर्णय लिया जाता है। आने वाली जो हमारी बाई इलेक्शंस होंगे उसके अंदर। लेकिन नागौर की सीट हारना एक बड़ा चिंता का विषय था। पार्टी ने काफी मेहनत करी, आपको पार्टी लेकर के आई, काफी भरोसा जताया, लेकिन फिर भी आपके ही अपने लोगों ने साथ दिया या नहीं दिया? नहीं, लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया, बहुत जीत के नजदीक भी पहुंचे और आपने देखा है कि जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके का विपक्ष ने कुछ अलग तरीके की बातें मतलब बाहर फैला दी थी, उनका नुकसान उठाना पड़ा। वो जैसी भी अनर्गल बातें थी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि नागौर में हमारे सामने वाले जो ओपोनेंट थे वो 2 पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी और आप समझते हैं कि उनमें हमेशा से ही नागौर एक थोड़ी टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, लेकिन जनता का बहुत अच्छा समर्थन रहा। और मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः एक बार सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र को लाभ हो सके, इसका ये प्रयास जारी रहेगा। और कारण क्या रखे आपने कुछ कारण बताए होंगे, उन्होंने पूछे होंगे, पार्टी ने कोई कारण भी आए सामने? कुछ होते हैं, अपने डिस्कशंस करने की चीजें होती है जिनको सुधारा जा सकता है। मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि जो कमी रही है उसके ऊपर हम बिल्ड करें, उन कमियों को दूर करें, ताकि आने वाले जैसे ही मतलब हमारे बाई इलेक्शन होंगे उसके अंदर हमें वापस से वो गलतियां जो सुधारने की जरूरत है और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ेंगे। और क्योंकि अब फोकस विधानसभा के अंदर ये क्योंकि उपचुनाव होंगे तो ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं, गुड़ाले चलने की इनको आदत है। आपने अभी जैसे देखा, जब पहले थे तो गहलोत साहब के बीजेपी के साथ में लड़के चुनाव जीते थे और उसके बाद गहलोत साहब के चरणों में जा पड़े थे और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह बीजेपी के अंदर आकर के और किसी तरह घालमेल कर लें, क्योंकि इनको लगता है कि अपनी दुकान का शटर डाउन होता दिखाई दे रहा है। तो घबराहट सी रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ना तो समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और वो जिसको उतारना चाहे अपनी तरफ से मैदान में उतारे। और मैं तो कहूंगी कि वो हर बार जब चैलेंज करते हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ता हूं और मैंने पार्टी बनाई, तो भाई अब की बार मैं भी कहती हूँ कि अकेला आके चुनाव लड़ो। ये घालमेल करके 2 पार्टियां एक साथ होकर के लड़ने का, बैसाखियों के सहारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो।
खीमसर की सीट खाली है, तो क्या आप वहाँ से मैदान उतरना चाहेंगे बीजेपी लड़ाई? नहीं, अभी ऐसा कोई चर्चा इस बारे में नहीं हुई है। जो पार्टी का निर्देश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, पर हम सभी मिलकर के बहुत अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और पक्की बात है कि खीमसर की जो सीट है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। नागौर के अलावा हम पूरे स्टेट की अगर बात करें, सीटें कम हुई है, मानना पड़ेगा जी। क्या प्रमुख कारण आपको देखने को मिले? स्टेट में आपकी भी और नेताओं से भी बात हुई होगी, क्या कारण सामने आ रहे हैं? देखिए, कुछ नेशनल लेवल के ऊपर एक भ्रांति फैला दी गई थी कि 400 सीटें आएंगी तो रिजर्वेशन के ऊपर गाज गिर जाएगी। वो एक गलत प्रचार करने में कांग्रेस के और जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो ज्यादा कामयाब रहे। लोग बरगलावे में आ गए। मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं छोटा बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके अलावा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से लगातार 25 सीटें राजस्थान में जीतती आई थी। आप सभी जानते हैं कि टॉप पे पहुंचना आसान होता है, पर टॉप पे बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अच्छा नतीजा रहा है, वोट परसेंटेज की टर्म्स के अंदर अच्छा रहा है। अगर कहीं कमी हुई है तो उसको सुधारने के अंदर बीजेपी जो है वो बहुत सक्षम पार्टी है। हम अच्छे से उसका संज्ञान लेते हैं और अपनी जो भूल होती है उसको मान करके और उसके ऊपर बिल्ड करके और पॉजिटिव वे में उसको काम करना चालू करते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी को अहंकार हो गया था, आपने 400 पार का नारा अहंकार था, इसलिए आप लूज। विपक्ष है, उनकी तो ड्यूटी है कुछ ना कुछ बोलना है, पर बात अहंकार का नहीं है। जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो वो अहंकार के रूप में नहीं बोलते। और जो भी उन्होंने आज तक फैसले लेने की बात करी है वो देश के हित में फैसले लेने की बात करी है। तो जब वो 400 बोल रहे थे तो मोदी जी अपने लिए नहीं मांग रहे थे, वो देश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए वो उस तरीके का समर्थन चाह रहे थे जनता से। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भारत नई ऊंचाइयां उनके नेतृत्व के अंदर नई ऊंचाइयां छुएगा। आज उसका खंडन भी आया है। अगर आप उस खबर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो जो आरएसएस की तरफ से खंडन आया उसका भी विश्वास कीजिए। अगर कोई इंडिविजुअल आदमी कुछ बोलता है तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, मैं उनसे ज्यादा परिचित नहीं हूं। लेकिन अगर आरएसएस ने अपने संगठन के तौर के ऊपर अगर एक उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और ये बोला है कि भाई इस तरीके की कोई बात नहीं है, तो हमें उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। मैंने अभी आपका जवाब दिया था इस चीज का कि पार्टी जो फैसला करेगी अच्छा फैसला करेगी। हमारा लक्ष्य ये है कि खीमसर की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के झुंझुनू के सिंघाना में हुई रंगदारी को लेकर फायरिंग की घटना के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फायरिंग और जान से मारने की धमकी देने वाले गैंग के 3 आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। एसपी झुंझुनू मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित मनीष चौधरी को आज दोपहर 1:30 बजे लोकेश बूजे की व्हाट्सएप कॉल पर फिर से फोन पर धमकी दी थी और कहा कि 5 दिन हो गए हैं, तूने पैसे नहीं दिए, एफआईआर भी वापस नहीं ली, अब दोबारा से मैं कुछ बड़ा करवाता। बिहार के मोतिहारी का रहने वाला आयुष कोटा में सुसाइड कर लिया। शनिवार देर रात फांसी के फंदे पर लटक गया। कोटा में करीब 2 साल से जेईई की तैयारी कर रहा था। छात्र के सुसाइड की सूचना मिलते ही महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस की शुरुआती जानकारी में सामने आया कि छात्र आयुष क्षेत्र में करीब 2 साल से एक पीजी में रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम के बारे में पीजी संचालक से जानकारी ली है। छात्र के परिजन को पुलिस ने सूचना दी। परिजनों के आने के बाद मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शनिवार की देर रात दर्दनाक घटना सामने आई है। रेल पटरी पार कर रहे 3 लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा नींबा हेड़ा रेलवे स्टेशन के पास स्थित हनुमान जी के मंदिर के पास हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। नवलगढ़ कस्बे के घूमचक्कर इलाके में 23 मई को एक मकान में हुई 40 लाख रुपए के जेवरात चोरी के मामले में पुलिस ने परिवार की छोटी बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। नवलगढ़ में 24 मई को हमारे पास सूचना आई जिसमें परिवादी ने बताया कि उसके घर से करीब 40 लाख के सोना चांदी और आभूषण की चोरी हुई है। उसके बाद ही 40 लाख में से करीब 20 से 25 लाख के जो आभूषण थे वो चोर ने वापस घर पर रख दिया था।
तो इस वजह से हमारा शक जो है वो किसी जान पहचान वाले या घर वालों पर प्रारंभिक तौर पर था। जो हमने टेक्निकल एनालिसिस किया, CDR एनालिसिस और BDS एनालिसिस किया और जो आसूचना तंत्र के आधार पर इसमें हमने देवेंद्र सिंह राजपूत नाम के एक आरोपी को हमने दस्तयाब किया जयपुर से, और उसकी पूछताछ में ये सामने आया कि ये आरोपी देवेंद्र सिंह राजपूत और जो परिवादी की पुत्रवधू है अनीता, इन्होंने षड्यंत्र करके इस चोरी की पूरी प्लानिंग की थी और इनके द्वारा ही इसको एग्जीक्यूट किया गया था। देवेंद्र सिंह राजपूत ही बाइक से आया था और चोरी उसने की थी। इसमें जो इतना माल बाकी था, करीब 12-13 लाख रुपए का माल हमने रिकवरी कर ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य के 7 जिलों में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरकार के कदम से वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसके बारे में जानकारी दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बस चलेंगी। वहीं हम आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2024 के बजट में 500 इलेक्ट्रिक बस की घोषणा की थी। राज्य के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में इन इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अजमेर के सांसद व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी 1 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर रहे। भागीरथ चौधरी भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे। वहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भागीरथ चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनकर पहली बार प्रदेश के दौरे पर आए हैं। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का राजस्थान की सीमा शाहपुरा से लेकर जयपुर तक लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। विपक्ष सारे दांव पेच खेल रहा था। उनको पता था कि यह आखिरी बार है हमारा, हम सत्ता में लौटने का, इसलिए उनके विचार ही नहीं मिल रहे थे एक दूसरे के। फिर भी उन्होंने गठबंधन किया और सबसे ज्यादा उन्होंने यह अफवाह फैलाई आम जनता में, गांव, किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग के बीच में। उन्होंने कहा कि मोदी जी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। झूठे अफवाहें उन्होंने चलाई और राजस्थान में पहले और दूसरे चरण में चुनाव हुआ था, इसलिए झूठ जल्दी से फैलती है, सच देरी से उजागर होती है और आखिर में सच की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। फिर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मजबूती से उभर के आगे आएगी। आपको पता है मोदी जी ने 10 साल में जो किसान को और गरीब को 100 दिन का अवसर मिला, उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। ERCP लागू की, किसान सम्मान निधि 2000 रुपये बढ़ाए, गैस सिलेंडर 450 रुपये किए, डीजल पेट्रोल के दाम घटाए, और तो और है राजस्थान के नौजवान भाई बहनों के जो 18 से लेकर 23 तक पूर्ववर्ती गहलोत जी की सरकार ने उनका भविष्य अंधकारमय कर दिया। उसके लिए जो पेपर लीक बार बार हो रहे थे, उन्होंने उसकी गारंटी करी और जो भी दोषी थे उनको जेल के शिकंजे में भेजा और बाकी जो बचे हैं वो भी जेल के शिकंजे में जाएंगे। अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। राजस्थान और हिंदुस्तान सबका विकास होगा और मैं कह सकता हूं आज कि 2024 से 29 में विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान, राजस्थान विकास की दृष्टि से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, दुनिया देखने आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने मानसरोवर थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के सहयोग से विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन गिरोह से जुड़े 2 सक्रिय सदस्यों को दबोचकर कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों बदमाश बहरोड जिले में सक्रिय हैं। जयपुर में किसी अप्रिय वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उससे पहले ही AGTF ने इन्हें दबोच लिया। राजस्थान में फिर भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है। अधिकांश जिलों में दिन का तापमान अभी भी 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है।
शनिवार शाम को जयपुर, पश्चिम, नागौर, पूर्व जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग जयपुर के ताजा अपडेट के अनुसार अगले 4-5 दिन तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है। साथ ही उत्तरी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में गर्मी का यही हाल रहेगा। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।